नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं अस्त के मंगल के बारे में। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अस्त के ग्रह होते कैसे हैं। जब कोई ग्रह अपनी गति पर चलते चलते कुछ खास निश्चित निर्धारित अंशों से सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाता है और सूर्य की तेज रोशनी की वजह से वो पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाता है, तो हम उसे अस्त का ग्रह कहते हैं। और ज्यादा एक स्टेप अंदर जाके समझाऊंगा कि जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाता है और सूरज की तेज रोशनी के अंदर वो ग्रह ढक जाता है, लुप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है और वो ग्रह पृथ्वी से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो उस ग्रह को हम अस्त का ग्रह कहते हैं। और वही ग्रह जब धीरे धीरे सूर्य से दूर होने लगता है और कुछ खास निश्चित निर्धारित अंशों के बाद वो पृथ्वी से दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उस ग्रह का उदय हो गया। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सा ग्रह सूरज के कितने करीब आने पे अस्त का होता है। तो सुनिए, सूर्य से चंद्र 12 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो चंद्र अस्त का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य से मंगल 17 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो मंगल अस्त का हो जाता है। सूर्य से बुध 13 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो बुध अस्त का हो जाता है। सूर्य से गुरु 11 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो गुरु अस्त का हो जाता है। सूर्य से शुक्र 9 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो शुक्र अस्त का हो जाता है। सूर्य से शनि 15 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो शनि अस्त का होने लगता है। ज्यों ज्यों ये 6 ग्रह सूर्य से करीब जाने लगते हैं वैसे ज्यादा ज्यादा अस्त होने लगते हैं। और जब सूर्य के अंश और ये ग्रहों के अंश एक समान हो जाए तो उसे हम कहते हैं पूर्ण अस्त का होना। और हाँ, इसके अंदर राहु केतु को कंसीडर नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु का भौतिक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह है, इसीलिए ये अस्त के हो ही नहीं सकते। बल्कि राहु और केतु सूर्य को ग्रहण में डाल देते हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा कि ये मेष लग्न की कुंडली है। उसके अंदर आप देखिए कि सूर्य 25 अंश पे है और मंगल 15 अंशों पे है, तो सूर्य और मंगल दोनों के बीच में 10 अंशों का डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि मंगल अस्त का हो गया। और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि मंगल 17 अंशों के अंदर हो तो अस्त का माना गया है। इधर दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि सूर्य पहले भाव के अंदर 25 अंश पे है और मंगल दूसरे भाव के अंदर 7 अंश पे है, तो सूर्य और मंगल के बीच में 12 अंशों का फर्क हो गया, तो हम कहेंगे कि मंगल अस्त का हो गया, भले वो अगले भाव में क्यों ना हो। तो इसके अंदर एक महत्व की बात यह है कि सूर्य से आगे वाले भाव या पीछे वाले भाव में ग्रह बैठा हो तो भी अस्त का हो सकता है, सिर्फ ये निर्धारित अंशों के अंदर वो ग्रह आना चाहिए। अभी हम लोग और डीप में जाके स्टडी करते हैं। जब मैं नया नया ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा था कि जब कोई ग्रह अस्त का हो जाता है तो वो ग्रह कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, बलहीन हो जाता है, वो ग्रह अपनी पूरी शक्ति खो देता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे मैंने कई लोगों की कुंडलियों का अध्ययन किया और ज्योतिष में गहराई में उतरते गया, तो मैंने अनुभव में पाया कि कई लोगों की कुंडली में 2-2, 3-3 ग्रह अस्त के होने के बावजूद वो सर्वसुख संपन्न है, धनवान है, प्रसिद्ध है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस बात की जानकारी के लिए जब मैंने सूक्ष्म अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो ग्रह अस्त का हो रहा है वो ग्रह नवमांश के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा है, अष्टक वर्ग में शुभ बन रहा है, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा है, या फिर जो ग्रह अस्त का हो रहा है वो विपरीत राजयोग की कंडीशन बना रहा है, परिवर्तन योग बना रहा है, नीच भंग राजयोग बना रहा है, इसलिए वो ग्रह अस्त का होने के बावजूद वो अच्छा फल देने के लिए सक्षम है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल जो अस्त का है उसी की हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुंडली के अंदर सूर्य को राजा माना गया है और मंगल को सेनापति माना गया है। अगर आप सोचिए
राजा और सेनापति दोनों एक साथ मिल जाए और एक दूसरे की मदद करें तो वो बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं, वो हर कार्य के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे भी देखो तो सूर्य और मंगल नैसर्गिक दृष्टि से एक दूसरे के परम मित्र हैं। अगर ये दोनों ग्रह एक साथ एक राशि में एक भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छा राजयोग जैसा भी फल देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अस्त के मंगल की। अब हम लोग जानेंगे कि मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर सूर्य के साथ अस्त का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों में कौन सी खूबी हो सकती है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने देखा है मेरे 25 साल के अनुभव में कि मंगल अस्त का होने के बावजूद अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो उनमें क्या खूबियां होती है। तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा उत्साही, ऊर्जावान, मेहनतू और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसिक, पराक्रमी, कर्तव्यनिष्ठ और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल कारक ग्रह बनकर सूर्य के साथ अस्त का बनकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और उसके ऊपर कुंडली के दूसरे कारक ग्रह पूर्ण शुभ दृष्टि डालते हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर काफी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त करते हैं। कोई बड़े पद के अधिकारी बनते हैं और ऐसे लोगों को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़े बड़े सुरक्षा से जुड़े क्षेत्र के अंदर पदाधिकारी लोगों की कुंडली में, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े एक्टर लोगों की कुंडली में, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर की कुंडली के अंदर भी मैंने मंगल अस्त का देखा है। ऐसे लोग बहुत ही लीडर, आगेवान होते हैं और ऐसे लोग साहस और वीरता का काम करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। काफी बड़े बड़े क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर लोगों की कुंडली में भी मैंने मंगल अस्त का देखा है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर सूर्य के साथ मंगल अस्त का होता हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, फिर से बोलता हूं, अगर मंगल सूर्य के साथ अस्त का होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो कैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। और मैंने एक खास बात देखी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल अस्त का होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली होने के बावजूद, बहुत ही नॉलेजेबल, कैपेबल और टैलेंटेड होने के बावजूद वो अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पाते। उसका कारण क्या हो सकता है तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। काफी बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई बेटा बहुत ही तेजस्वी होने के बावजूद उसके डैडी उसको हमेशा दबा कर रखते हैं और वो बेटा अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पाता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि काफी बार ऐसा होता है कि कोई बंदा नौकरी कर रहा है, बहुत ही टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, काबिल है, वो बड़े पद का अधिकारी है, लेकिन उसके सीनियर, उसके बॉस उसको कहीं ना कहीं दबाते रहते हैं, परेशान करते हैं, उसको वो पद नहीं दे पाते। तो ये मैंने खास कुंडली के अंदर देखा है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगर मान लो कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर अस्त का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और हमें मंगल की शक्ति को बढ़ाना है तो कौन से उपाय करने चाहिए। तो सुनिए, सबसे पहला अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषकार को दिखाकर उनकी सलाह लेनी चाहिए कि मुझे मंगल का रत्न पहनना है या नहीं, तो मंगल का रत्न आप पहन सकते हो। दूसरा, लाल रंग के वस्त्र का उपयोग ज्यादा में ज्यादा करें। लाल मिठाई, लाल फल, ये सबका सेवन करें। बड़े भाई बहनों को मान सम्मान दे, उनका आदर सत्कार करें और उनके आशीर्वाद ले। ओम ह्रीम भौमाय नमः के रोज 108 जाप करें। तांबे का कड़ा हाथ में पहने, तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसके अंदर लाल फूल या कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ दे और ओम ह्रीम भौमाय नमः के कम से कम 11 जाप करें। और हाँ, खाना खाते समय थोड़ा सा गुड़ खाए साथ में तो भी बहुत अच्छा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, मेरे 25 साल के अनुभव से कह रहा हूं कि मैंने काफी लोगों की कुंडली में देखा है कि मंगल अस्त का होने के बावजूद वो सर्वसुख संपन्न, प्रसिद्ध, धनवान, यशवान और कीर्तिवान होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।